सी क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4। इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। नो अबाउट द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू द फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसीज। एंड इसमें फर्दर हम लोग फिर देखेंगे रोल ऑफ एमएनसीज प्ले द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। Final section of this chapter cover the impact of the globalization, extend the globalization contribution of the development process। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वी हैव मेनली डील विद द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। दिस विल हेल्प यू टू understand the process of globalization and impact of the better way। You can download CBSE class 10 social science note for other chapters also। Link are given in the this description in the video। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को और क्लिक करके आप यहाँ से PDF फॉर्मेट टाइप नोट को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि ऑफलाइन स्टडी कर सके। और जो एग्ज़ाम व्यू से आपके लिए ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ें देखेंगे प्रोडक्शन एक्रॉस दी कंट्रीज़। यहाँ पे प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए वो जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्रीज़ की ट्रेड वाज दी मेनली चैनल कनेक्शन डिस्टेंस कंट्रीज़। Large companies which are now called multinational corporations or MNCs play a major role in trade, and MNCs of the company want to control the production in the more than one nation. MNCs set up the offices and laboratories for the production in the region where and get the cheap labor and the resources so the company can earn greater profit। प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्री में हम देखेंगे कि इस हमारा जो देश है भारत इंडिया जो है, इंडिया के अंदर में भी प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जो एमएनसीज होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, तो वो क्या करती है प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प करती है क्योंकि इनका मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा होता है और ये एमएनसीज जो है कई देशों में काम करती है। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे डेवीज़ लैब है, तो डेवीज़ लैब एक लेबोरेटरी है मेडिसिन सेक्टर की है, तो वो लगभग 25 कंट्रीज़ में काम करती है। तो ये एमएनसीज है। आरआईएल है रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है आरआईएल मुकेश अंबानी का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो उनकी कंपनी एमएनसीज में आती है क्योंकि लगभग 65 कंट्रीज़ में आरआईएल वर्क करती है। ओलियम पर पेट्रोलियम पे ऑयल पे वर्क करती है, क्रूड ऑयल पे, और दूसरे सेक्टर में भी काम करती है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो मल्टीनेशनल कंपनी कई देशों में काम करती है, तो ये हमारे इंडिया के लिए तो इकोनॉमी ग्रोथ में काम आता ही है, लेकिन इनका रोल अदर कंट्री के भी इकोनॉमिक ग्रोथ में वर्क करता है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। और एमएनसीज को प्रॉफिटेबल भी होती है क्योंकि वो वर्क ज़्यादा करती है। तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, कि कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो इंटरलिंकिंग है और वो कैसे कंट्री में प्रोडक्शन होता है। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड है, बिल्डिंग, मशीन एंड द अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इंटरलिंकिंग में हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट को, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो हम जो मनी स्पेंड करते हैं किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए, चाहे वो हम लैंड को बाय करते हैं या फिर मशीनें बाय करते हैं, कोई इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ये सब हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यहाँ अगर देखते हैं इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसीज इज कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो एमएनसीज के ज़रिए ये सारी चीज़ें की जाती है, बिल्डिंग्स का ख़रीदना, मशीनों का, इक्विपमेंट का ख़रीदना, एमएनसीज अगर इसे करती है इस इन्वेस्टमेंट को, तो इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। एमएनसीज आर एक्सर्टिंग ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द डिस्टेंट लोकेशन। तो एमएनसीज क्या करती है, एक्सर्ट करती है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन का डिस्टेंट लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे करती है। एज ए रिजल्ट
टोटली अगर हम देखें इसको कि इसका रिजल्ट क्या होता है, तो प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पर्ड द लोकेशन गेटिंग इंटरलिंक्ड। तो प्रोडक्शन क्या होता है, इंटरलिंक्ड हो जाता है और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि देयर आर वैरायटी ऑफ वेज मेंशनड। यहाँ पे हमने कुछ वेज दिखाया है। MNCs आर स्प्लिट द प्रोडक्शन इंटरलिंकिंग विद द लोकल प्रोड्यूसर इन द वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो MNCs क्या करती है कि यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनके साथ मिलकर प्रोडक्शन करती है। फर्स्ट में अगर हम देखेंगे सेटिंग अप द पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज। तो MNC यहाँ की जो लोकल कंपनीज होती है वो उसके साथ में पार्टनरशिप करती है और पार्टनरशिप करके से चलाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूजिंग दी लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई। तो सप्लाई के लिए लोकल कंपनी को यूज़ करती है। क्लोजली कॉम्पिटिंग विद द लोकल कंपनीज बाय बाइंग देम अप। तो वो बाय करके कर सकता है। तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन जो है अक्रॉस कंट्री जो होता है उसके लिए हमने यहाँ पे 3 पॉइंट को मेंशन किया है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे MNCs सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली टू लोकल कंपनीज बेनिफिट लोकल कंपनी इन द फॉलोइंग वेज। कि अगर MNCs मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और वो ज्वाइन होता है तो मल्टीनेशनल कंपनी जैसे ही ज्वाइन करती है यहाँ के लोकल कंपनी से, तो वो किस तरीके से प्रॉफिटेबल बेनिफिट कमा सकती है। तो हम यहाँ पर मेनली 2 तरीके से वो बेनिफिट कमा सकती है। फर्स्ट, MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग फॉर द मशीन फॉर द फास्टर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज उस लोकल कंपनी के साथ मिक्स इंटरलिंक करके उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ा सकता है। जैसे अभी हमने रिसेंटली में देखा होगा जो RIL है, रिलायंस इंडिया कंपनी, रिसेंटली में 11 मल्टीनेशनल कंपनीज ने, अदर देशों की कंपनी ने जो कि MNCs है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से, इसको सहयोग मिला है, हेल्प मिला है और ये फिर जा करके इंडिया का टॉप 1 कंपनी बन गया है और एशिया का। तो यहाँ पे 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल है RIL का, जो कि इसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है, सेकंड चीज़ है कि MNCs माइट ब्रिंग विद देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे कि MNCs के आने से एक तो इन्वेस्टमेंट में पैसे मिल जाते हैं। MNCs वहाँ पे लोकल कंपनी को पैसा प्रोवाइड करेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे कर सकते हैं वो क्या कर सकती है, MNCs की नई टेक्नोलॉजी को ला सकती है। अब चूंकि हर देश के पास, हर कंपनी के पास अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज होती है, तो अपनी टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो अपना प्रोडक्शन कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लोकल कंपनीज के पास नहीं होती है। तो अगर वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने के साथ साथ हम यहाँ से उसे कर सकते हैं कि अपना प्रोडक्शन को, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे है फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को हम देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स रिचेस बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट not only in the market located within a country but can also compete in the market located in out of the countries in the world anywhere. Similarly, buyers have the option to choose among the various goods beyond the domestically produced goods, and the foreign trade result in connecting the market of integrating of the market in different countries। कि फॉरेन ट्रेड इन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, अगर MNCs लोकल कंपनी के साथ वर्क करती है, उसे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। दूसरी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी देती है कि उस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। तो इसके साथ में बेनिफिट्स उसके साथ ये होते हैं कि उस लोकल कंपनी को सिर्फ अपने देश कंट्री के अंदर में, इंडिया के अंदर में अगर बात करें तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने की ही नहीं, वो इंडिया में तो कर ही सकता है सेल, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में कर सकता है, क्योंकि उसका जो समझौता है, इंटरलिंकिंग है, वो मल्टीनेशनल कंपनी से इंटीग्रेशन कर चुका है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ को समझें
कि यहाँ पे अगर हम उस एक चीज़ को देखें कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबल व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टिंग ऑफ द कंट्रीज। MNCs आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्टिंग ऑफ कंट्रीज का, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना, यही हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, जिसमें MNCs जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये सारी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट रोल को अदा करता है। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज, कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज लोकल कंपनी के साथ मिल जाती है तो वहाँ से क्या होता है कि एक नई टेक्नोलॉजी वहाँ आ जाती है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिल जाता है, नए गुड्स मिल जाते हैं, सेल बढ़ जाता है, क्योंकि वो किसी भी कंट्री में अब सेल कर सकता है, क्योंकि MNCs की पार्टनरशिप मिल चुकी है। तो ये चीज़ें हो जाती है, ग्लोबलाइजेशन में हेल्प हो जाता है। दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे होती है, देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन कनेक्टेड, इट इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ द पीपल्स बिटवीन कंट्रीज। तो यहाँ से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि इसका प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट होता है और इसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो दूसरे कंट्री में भी सेल हो रहा है। तो सेल जो है बढ़ जाता है, तो इनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तब ये कंपनीज जो है प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो यहाँ पे हम मेन चीज़ें जो देख रहे हैं वो फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं। तो मेनली इसमें हमने देखा है जो फर्स्ट है वो हमारा है टेक्नोलॉजी, कि रैपिड इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द मेजर फैक्टर दैट एंड द सिमुलेट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। This is made possible much faster delivery of goods across long distance as lower cost and the development in the information and communication technology have made information instantly accessible। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस होता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबलाइजेशन के लिए यहाँ पे लोकल कंपनी के साथ में उस जो कंट्री है उस अपने कंट्री लोकल कंपनी के साथ में, जैसे लेटेस्ट में हमने देखा है जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है RIL, तो उस कंपनी के साथ किसने किया है, तो जो फेसबुक है मार्क जुकरबर्ग है, तो उन्होंने RIL के कुछ शेयर्स को लिया है। तो RIL में इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 10% के आसपास इन्वेस्ट है, तो फेसबुक का इन्वेस्ट है। तो अब ये क्या होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी से जब इनका इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटरलिंकिंग हुआ है, तो इनके प्रोडक्ट जो है वो और भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और नई टेक्नोलॉजी इन्हें मिल जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो एक फैक्टर बनता है एक ग्लोबलाइजेशन को करने का। दूसरी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे लिबरलाइजेशन फॉर फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। The barrier are the some restrictions that have been set up by the government, and the government can use the trade barriers to increase or decrease foreign trade and decide what kind of good and how much of each should come in the country. Tax on the import of the example of the trade barrier, removing the barrier of the restriction set by the government on the trade known as liberalization, and when the government improves less restriction that before it's said to be the liberal। यहाँ पे देखते हैं लिबरलाइजेशन जो है वो फॉरेन ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी MNCs जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस किसी भी कार्यक्रम से ऑटोमेटिकली उसे समझौता इंटरलिंकिंग कर सकता है और वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो उस कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं। तो उन सारी पॉलिसीज़ को क्या करना होता है, सारी की सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक टैक्स का भी प्रोविज़न करती है, कि एक टैक्स जो है वो भी लगाती है
कि उस कंपनी को जो नॉर्मल टैक्स है इंडिया के अंदर में, वो नॉर्मल टैक्स नहीं देना होता है, वहाँ के लिए स्पेशल टैक्स होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एक अलग टैक्सेबल स्लैब होता है, तो वो इंडिया गवर्नमेंट उसको सेट करती है। यहाँ पे जब हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WTO बोलते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन whose aim to liberate international trade. At present, 164 countries of the world are currently member of the WTA. तो यहाँ पर देखेंगे कि एक WTA इंटरनेशनल लेवल से बनाया गया है जिसको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसके अंदर लगभग 164 कंट्रीज़ हैं। तो इस 164 कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर हैं इस WTO के। तो यहाँ पर देखेंगे कि इट हैज़ इनेबल्ड द रूल्स फॉर द डेवलपमेंट कंट्रीज रिगार्डिंग इंटरनेशनली ट्रेड सो द दिस कंट्रीज कैन फॉलो फ्री ट्रेड फॉर ऑल। तो ऐसे के लिए WTO के तहत वो कंपनी जो उसके रूल्स हैं उसके मुताबिक यहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम अगली चीज़ें देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है जो MNCs के ज़रिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ज़रिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो लोकल कंपनी के साथ इंटरलिंकिंग करती है, तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये हमने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्ट दी लाइफ्स ऑफ द पीपल्स इन इंडिया ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। ये कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहला, इट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेटर choice of the consumers for the enjoy the improving quality of the lower price of the several product। अब यहाँ पे पता है कि जिस कंपनीज के पास में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा चीप होगा। तो एक तो ये है कि हमें प्रोडक्ट चीप मिलेगा, थोड़ा सस्ता मिलेगा। दूसरी चीज़ें होगी, इट हैज़ द रिजल्ट इन दी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा देगा। तीसरी चीज़ें से होंगी, ये इम्पैक्ट कैसे डालेगा, तो तीसरी चीज़ें होंगी कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को इसको बढ़ा देगा। यहाँ पे लेबर्स हैं या फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर में इंजीनियर्स हैं, तो इन सारे जो भी डिफरेंट टाइप के इंजीनियर्स हैं या फिर अदर सेक्टर्स के अंदर में जॉब का क्रिएशन जो है बढ़ जाएगा, जो इंडिया के लिए क्या होगा, बहुत ही बेहतर होगा और यहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव करेगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है इंडिया के ऊपर में। यहाँ पे अब मेनली जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हमारी मेन चीज़ें होंगी, जो होगा स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि फेयर ग्लोबलाइजेशन से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ for all and also ensure the benefit of the globalization are shared better. The government can play a major role of making this possible। तो ये फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे वर्किंग कर रही है। ये चीज़ें सम ऑफ द स्टेप बाय द गवर्नमेंट टेक केयर, कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट के ज़रिए वो चीज़ें स्टेप्स उठाए गए हैं। पहला स्टेप है हमारा, इट कैन इंश्योर द लेबर लॉ फॉर द प्रॉपरली इम्प्लीमेंट एंड द वर्क गेट देयर राइट्स। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे लेबर लॉज बनाए गए हैं, लेबर के लिए एक स्पेशल रूल्स और लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो हर कंट्री के लिए लेबर लॉ होता है, चाहे वो आप कतर चले जाइए, सऊदी अरब, USA चले जाइए, कनाडा जाइए या फिर इंडिया के अंदर में, तो लेबर के लिए एक लॉ बनाया गया है। उस कंपनी के अंदर में अगर लेबर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लेबर लॉ के मुताबिक वहाँ के कोर्ट्स में इसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें, इट कैन सपोर्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके वो इंडिया की भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट दे सकते हैं और वो अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। जो तीसरी चीज़ें हो जाएगी हमारी, नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तो गवर्नमेंट को जैसे ही टैक्स मिलेगा तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ जाएगी और हम लोगों को यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। इट कैन नेगोशिएटेड बाय द WTA फॉर द फेयर रूल्स। WTA का कुछ अपना रूल्स है और हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं। तो लेबर्स के मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरलिंकिंग के लिए तो वो वहाँ पे आता है, WTA के थ्रू भी होता है। यहाँ पे आता है, इट कैन द अलाइन द अदर डेवलपिंग कंट्री विद सिमिलर इंटरेस्ट एंड द फाइट अगेंस्ट द डोनेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विद द WTO के साथ मिलकर के कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्किंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमने आज स्टडी किया है।
डिफरेंट टाइप्स का चैप्टर 4 है इकोनॉमिक्स का, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमने जाना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और प्रोडक्शन जो है उसको कैसे वर्क करता है। एमएनसीज जो है वो एमएनसीज लोकल कंपनी के साथ कैसे कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, और इंडिया के इकोनॉमी में जो ग्लोबलाइजेशन है, जो एमएनसीज है वो कैसे हेल्प करता है, इंटरलिंकिंग कैसे किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, जिसके अंदर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड मार्केट का क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे ग्लोबलाइजेशन डिपेंड करता है। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, डब्ल्यूटीओ के वर्क क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया का, और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो स्ट्रगल कर रही है वो स्ट्रगल कैसे कर रही है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने के लिए हमने ये वीडियो को बनाया है जो एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी या जो है अच्छा लगा होगा। कीप लर्निंग, स्टे टर्न्ड ऑन मोर अपडेट्स ऑन CBSE and NCERT. Download our PDF type notes, link this given in the description, and you can also subscribe and share our channels and videos। और आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं मैथ एंड साइंस के भी, यहाँ पे हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए भी प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। विजिट आवर प्लेलिस्ट CBSE क्लास 10 मैथ एंड साइंस। फिर हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं।